हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन। भाई, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो डिस्कशन है वो सोल्युबिलिटी को लेकर के हो रहा है। हमारा सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स वहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हम सॉल्यूट में क्या लेके चल रहे हैं, गैस को लेकर के चल रहे हैं। जब आप किसी गैस को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में आप डिज़ोल्व कराते हो आप, तो वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोल्युबिलिटी के केस में, तो उन फैक्टर्स को लेकर के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप नोट करेंगे फैक्टर्स ऑन विच solubility of a gas in a given solvent और लिक्विड कह सकते हो आप, डिपेंड्स। भाई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस केस में, सोल्युबिलिटी के केस में। अगर आप किसी गैस को किसी सॉल्वेंट में आप डिज़ोल्व करा रहे हो आप, तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन से होते हैं वो हमने लेने हैं। तो इसमें फर्स्ट फैक्टर मैं ले रहा हूँ जी। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है हमारा नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट और गैस जो डिज़ोल्व करा रहे हो उन दोनों का नेचर कैसा है। तो आप इसमें बता सकते हो आप, द सोल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन केमिकल सिमिलरिटी between gas and solvent. For example, gases like H2, N2 and O2 are more easily soluble in organic solvent like, जैसे हमारा क्या हो गया, इथेनॉल एग्जाम्पल ले लिया मैंने। बट फाउंड टू बी लेस soluble इन वाटर। यानी कि अगर हम कुछ होमोजीनियस गैसेस को लेकर के बात करते हैं, होमोजीनियस का मतलब तो समझते हो ना आप, जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनी होती हैं। अगर हम होमोजीनियस गैसेस की बात करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हम देखने को मिल रहे हैं। लाइक इथेनॉल का जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, वो मोर है किसके कंपैरेटिवली, वाटर के कंपैरेटिवली। यानी होमोजीनियस गैसेस है वो आसानी से सॉल्युबल हो रही हैं, वो किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, और उनकी सॉल्युबिलिटी वही वाटर के अंदर क्या है, हमारी लेस है। अगर हम यही बात हम कहते हैं ऑन द अदर हैंड, जैसे हमारे पास में हेट्रोजीनियस गैसेस हैं, लाइक एग्जांपल में बोले तो जैसे H2S है, HCl है, NH3 है, एंड लगा देंगे यहाँ पे। एंड एग्जांपल, मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर।
जैसे कि H2S, HCl एंड NH3, ये सारी हेट्रोजीनियस गैसेस हैं, आर फाउंड टू बी मोर soluble in water but less soluble in ethanol, जैसे या इथाइल अल्कोहल, कुछ भी कह लो आप। तो यानी कि सारी बातें जो है किस पे डिपेंड कर रही है भाई, केमिकल सिमिलरिटी पे डिपेंड कर रही है कि भाई सॉल्वेंट जो आप यूज़ कर रहे हो और जो आपने गैस यूज़ करी है उनमें कितनी केमिकल सिमिलरिटी पाई जा रही है। तो उस केमिकल सिमिलरिटी के हिसाब से वो क्या होती है, उनकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो यानी कि जिनका केमिकल बिहेवियर आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, तो वो एक दूसरे के साथ में क्या होगा, आसानी से मिक्सअप हो जाएंगे। और अगर जहाँ पे केमिकल सिमिलरिटी नहीं पाई जाएगी तो वहाँ पर जो हमारा सॉल्युबिलिटी होगी हमें क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी जी, लेस सॉल्युबिलिटी वहाँ पे पाई जाएगी, हम कह सकते हैं जी। तो ये तो बात हो गई आपकी कि भाई नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, ठीक है जी, नेचर का क्या रोल प्ले होता है। तो ये नेचर वाली बात होगी कि अगर केमिकल सिमिलरिटी होगी उनके नेचर के अंदर गैस और सॉल्वेंट के, तो वो आपस में आसानी से मतलब डिसोल्यूशन हो जाएगा उनका। अगर यहाँ पर अगर उनका केमिकल नेचर आपस में मैच नहीं करेगा, उसमें डिसिमिलरिटी पाई जाएगी, तो उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी क्या देखने को मिलेगी, हमारे को लेस देखने को मिलेगी। तो ये तो बात हो गई आपके नेचर की। सेकंड फैक्टर है हमारा, वो है जी टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या रोल होता है देखिए, तो अगर यहाँ पर बोलेंगे कि भाई अगर किसी गैस को डिसॉल्व करा रहे हैं तो आप बोलोगे डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए, ठीक है जी, लिक्विड, इन ए लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस मीन्स डैट, क्या मतलब हुआ इसका, हीट इज इवोल्ड व्हेन गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, ठीक है जी, इन ए लिक्विड। अगर आप किसी लिक्विड के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर आप किसी गैस को डिसॉल्व करा रहे हो तो वो प्रोसेस क्या होता है हमारा, एक्सोथर्मिक होता है। यानी हीट आपकी क्या होती है, इवोल्व होती है ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन। देखिए जब किसी गैस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराते हैं, जब किसी गैस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराते हैं तो जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी जो सॉल्यूशन बनेगा उसके साथ साथ क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होती है। और जैसा कि आपने 11th में भी ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर सॉल्यूशन की साइड में इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है जी, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। आपको पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, देन द equilibrium will shift in the backward direction,
so that we may say that solubility decreases with the increase in temperature. यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपने देखा कि भाई हमारा जो गैस का डिसोल्यूशन है सॉल्वेंट के अंदर, ये क्या है, हमारा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि सॉल्यूशन के साथ में आपकी हीट मिल रही है, यानी यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, सॉल्यूशन के साइड में टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है भाई कि हमारा जो टेम्परेचर जिस साइड में इंक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम क्या होगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। यहाँ पे टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट हो जाएगा, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने की बात यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन बनाने के केस में, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ में वो डिक्रीज होगी, यानी आपका इक्विलिब्रियम देख रहे हो किस डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी, तो नोट कर लीजिए आप। अगर मैं आपसे प्रेशर की बात करता हूँ, तो आप बोलोगे विद द इंक्रीज इन प्रेशर, with the increase in pressure solubility increases। with the increase in pressure solubility क्या होती है, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस के ऊपर, उतना ही किसी भी कंटेनर के अंदर जो सॉल्वेंट होगा उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, गैस आपकी डिजोल्व होगी। इसी प्रेशर के केस में ही हमारा, ये तो जर्नल मैंने एक आपको सिंपल वे में बात बोल दी कि भाई अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के केस में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। इस पे बोर्ड में हमेशा ही क्वेश्चन पुटअप होता है आपका एग्जाम के अंदर, थियोरेटिकल वे में भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इस पर डिस्कस होती हैं बोर्ड में। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डैट इज हेनरीज लॉ के ऊपर बात हो रही है। हेनरी लॉ क्या कहता है, देखिए ये किस पे बेस्ड है, टर्म प्रेशर पे बेस्ड है। तो आप इसमें नोट कर सकते हो आप, द मास ऑफ ए गैस, द मास ऑफ ए गैस dissolved in the mass of a gas dissolved in a given volume of a liquid, given volume of a liquid at constant temperature, at constant temperature is directly proportional to pressure of gas। तो ये हमारी स्टेटमेंट है हेनरी की कि द मास ऑफ ए गैस, यानी किसी गैस के मास की बात कर रहे हैं जिसे हम डिसॉल्व करा रहे हैं किसके अंदर, इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है आपने, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी जैसे हमने पिछले वाले फैक्टर में बात करी, तो टेम्परेचर क्या रख के चलना है, हमारे को कांस्टेंट रख के चलना है। तो उस कंडीशन में जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा मास गैस का क्या होगा, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा जी। तो इसको हम समझते हैं स्टेटमेंट को कि जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, ये देख रहे हो आप, ठीक है जी। इसके अंदर कोई सॉल्वेंट हमने लिया हुआ है, कोई लिक्विड लिया हुआ है, और इसके अंदर कोई पर्टिकुलर गैस है जिसे हम डिसॉल्व कराना चाहते हैं।
ये हमारी क्या है, कोई गैस है जिसे हम डिज़ोल्व कराना चाहते हैं। अब हमने क्या कर दिया, एक पिस्टन ले लिया। ये क्या हमारा, आप बोलेंगे पिस्टन है। इसके ऊपर से प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा वो क्या, हमारा पी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब प्रेशर लगेगा तो गैस के मॉलिक्यूल कुछ क्या होगा, अंदर की तरफ मूव करेंगे, लिक्विड के अंदर डिजोल्व होंगे, आप देखोगे आप। ठीक है जी। यानी अब आप इसी सेम कंटेनर की बात कर रहे हैं, इसी सेम कंटेनर की बात कर रहे हैं, और ये हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है जी। अब हमने क्या कर दिया, प्रेशर को डबल कर दिया। प्रेशर को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया। देख लीजिए अब आप, पहले प्रेशर हमारा क्या था, पी था, अब मैं इसको डबल कर देता हूँ, मान लो 2p कर देता हूँ। तो उस कंडीशन में जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो आपका प्रेशर जब डबल करोगे तो ये जो मॉलिक्यूल हमारे गैस के हैं, तो ये हमारे पास क्या दे रखे हैं आपको, गैस मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। और ये क्या था हमारा भाई, लिक्विड था, लिक्विड सॉल्वेंट, जिसके अंदर हम डिजोल्व कराने की बात कर रहे थे। अगर हम प्रेशर को डबल करेंगे, प्रेशर को डबल करेंगे, पिस्टन को और नीचे लाएंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो गैसेस थी, जितनी पहले डिजोल्व हो रही थी उससे अब ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व हो जाएगी सॉल्वेंट के अंदर। भाई प्रेशर को बढ़ा दिया ना आपने। तो यानी कि मास का, मास ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, जिसे हम किस में, सॉल्वेंट में डाल रहे हैं। अगर हम प्रेशर को डबल करते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो क्या हो जाएगी, पहले से डबल हो जाएगी। मास क्या हो जाएगा, जो अब डिजोल्व होगा वो पहले से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या लेके चलना है आपने, टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चलना है। यानी जितना ज़्यादा आप प्रेशर को अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा मास आपका क्या होगा, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा। पहले प्रेशर पी था तो हमने डिसोल्यूशन को देखा, भाई कितना मास डिजोल्व हुआ है। उसके बाद प्रेशर को हमने डबल कर दिया, तो उस कंडीशन में देख रहे हैं कि जो मास ऑफ गैस है अब जो डिजोल्व हो रही है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, वो क्या है, पहले से डबल है। यानी कि मास ऑफ गैस डिजोल्व क्या हो गया, वो और ज़्यादा बढ़ गया है जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं जी। ठीक है जी। तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बोलेंगे हम भाई किसकी जी, अगर हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं किसी भी गैस का। अब इसको अगर मैथमेटिकली हम लेके चलें, हम इसको हम मैथमेटिकली अगर हम फॉलो करते हैं तो आप बोल सकते हो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। m क्या है हमारा, ये मास ऑफ गैस है। m क्या है हमारे पास में, मास ऑफ गैस है, जिसे हम डिजोल्व करा रहे हैं। ये जो गैस है इसके मास को हमने m से रिप्रेजेंट किया हुआ है। p क्या है, प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस है। अब देखिए, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा मास देख रहे हो आपका डिजोल्व हो रहा है। पहले जो डिजोल्व हो रहा था उसके कंपेरेटिवली देख लीजिए डबल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो m इक्वल टू में KHP। KH क्या है यहाँ पे, K का मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यूज़ किया हुआ है। इसको हेनरी की टर्म में बात कर रहे हैं, तो हेनरी लॉ की टर्म में, तो इसको KH को यहाँ पे बोलते हो हेनरीज कांस्टेंट। तो यानी कि m क्या है हमारा, इक्वल टू में KH इंटू P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए, हेयर आप बोलोगे KH इज द, KH क्या है यहाँ पे बोलेंगे, तो KH क्या है यहाँ पे, हेनरीज कांस्टेंट। KH इज द हेनरीज कांस्टेंट। KH क्या है हमारा, हेनरी कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है जी। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी आपको। मास ऑफ गैस dissolved in the given volume of a liquid is directly proportional to pressure applied। ठीक है जी, when temperature is kept constant। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है, आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसको देखिए, इसी डेफिनेशन को हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी ले सकते हैं। इसी डेफिनेशन को हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी ले सकते हैं। तो आप इसकी अल्टरनेट फॉर्म ले लीजिए। अब आप अल्टरनेट फॉर्म या अल्टरनेटिवली भी बोल सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा, देखिए, द डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, आपसे बात कर रहे हैं इन वेपर फेज, वेपर फेज। ठीक है जी, इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप बोल सकते हो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसको सिंबल हमने एक्स से दे दिया, ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूट होता है तो इसलिए आप x2 कर देता हूँ मैं इसे, चलो आप, क्योंकि सॉल्यूट को जनरली हम सेकंड कंपोनेंट देते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन में जो ऐड करते हैं हम, तो सेकंड कंपोनेंट होता है सॉल्यूट, इसलिए मैंने x को x2 कर दिया यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आपका किस फॉर्म में आ जाएगा फिर देखिए, तो डेफिनेशन आपकी ये भी हो गई, आप कह सकते हो आप, ठीक है जी। अब आप इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी तो बता सकते हो आप, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, और P इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे KH इंटू x2, तो ये भी हमारा रिजल्ट हो गया, कह सकते हो आप। हेयर यहाँ पे क्या है, x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। तो इसके बाद एक छोटी सी रिलेशनशिप हमारी सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट के बीच में आ जाती है कई बारी एग्ज़ाम के अंदर, तो उस रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना है आपने। तो जैसे देखिए अब आप, रिलेशनशिप इन बिटवीन solubility and Henry constant, Henry's constant यानी KH की बात कर रहे हैं। solubility से मतलब किसका है हमारा, x2 से है हमारा। अब आपको अपना फॉर्मूला पता ही है, P इक्वल टू क्या था हमारा, KH इंटू x2। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई KH इक्वल टू क्या होगा, तो भाई आपका बोलेंगे P बाय x2। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि भाई हेनरी कांस्टेंट और जो सॉल्युबिलिटी है, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे, ठीक है जी। यानी KH और x2 क्या है हमारा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप बोलोगे व्हेन वैल्यू ऑफ KH is higher than solubility of a gas in a given solvent is lower, ठीक है जी। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई दो डिफरेंट गैसेस दे देते हैं, आपको बोलते हैं कि एक गैस के लिए KH की वैल्यू हायर है, दूसरे गैस के लिए KH की वैल्यू आपकी क्या है, लेस दे रखी होगी, वहाँ पे लोअर दे रखी होगी। आपको बोलेंगे किस गैस की सॉल्युबिलिटी वहाँ पे क्या होगी, सॉल्वेंट के अंदर मोर होगी, और किस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। तो जिसके लिए KH की वैल्यू आपकी क्या है, हायर बताएगा, तो उसी की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बोलेंगे भाई लोअर होगी, ठीक है जी। KH की वैल्यू हायर मतलब सॉल्युबिलिटी का लोअर होना। अगर KH की वैल्यू लोअर है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उस केस में हायर हो जाएगी। यानी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है केस KH और सॉल्युबिलिटी के टर्म में अगर हम बात करेंगे तो। छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, इसलिए रिलेशनशिप आपको मालूम होनी आपके लिए ज़रूरी थी, तो मैंने आपको ये रिलेशन बताई इसलिए। अब आगे बात करते हैं हम, कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं हेनरी के केस में। तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, तो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं इसमें देख सकते हैं हम। फर्स्ट है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज, ठीक है जी।
सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह के बारे में आपको पता ही है। तो उस कंडीशन में टू इंक्रीज द, आप बोल सकते हो टू इंक्रीज द solubility, to increase the solubility of carbon dioxide in soft drinks, bottle is sealed under high pressure। अगर हमारे को CO2 को डिज़ोल्व कराना है किसके अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, तो उस कंडीशन में बोतल को क्या करना पड़ेगा, हमारे को हाई प्रेशर पे सील्ड करना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को उसके अंदर डिज़ोल्व करा सकते हो आप। ठीक है जी। अब जैसे अब आपको पता ही है कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल को जैसे ही अब आप उसके को ओपन करते हो आप, तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर आपका क्या होगा उस कंडीशन में, हाई प्रेशर पे आपने डिज़ोल्व कराया हुआ है, वो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे ही अब आप बोतल को ओपन करोगे तो उस कंडीशन में जो CO2 डिज़ोल्व हो रखी होती है वो बबल्स की फॉर्म में क्या करती है, फिर एस्केप करना स्टार्ट कर देती है किसके अंदर से, सॉल्वेंट के अंदर से। तो सोल्युबिलिटी CO2 की कोल्ड ड्रिंक के अंदर या आप कह सकते हो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर किस बात पे डिपेंड कर रही है भाई, प्रेशर अप्लाइड पे डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया हुआ है उस कंडीशन में बोलेंगे कि उतनी ही ज़्यादा CO2 क्या होगी, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर हमारी डिजोल्व होगी। जैसे अब आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी बबल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे किसके जी, CO2 के। तो ये तो बात हो गई आपकी कि भाई फर्स्ट एप्लीकेशन की, कि अगर हम सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, तो बोतल को क्या करना पड़ेगा, अंडर हाई प्रेशर क्या करना पड़ेगा, आपको सील करना पड़ेगा ये। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो हमारी सेकंड एप्लीकेशन है फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड। ठीक है जी। तो इसमें क्या है देखिए, इसमें क्या बात करते हैं आप, एट हायर एल्टीट्यूड, एट हायर एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट ग्राउंड लेवल, so that less oxygen, ठीक है जी, is present in blood and tissues of a person or climber at higher altitude, as a result of which, as a result of which they feel weak or
and even not able to think properly. A disease is called, क्या बोलेंगे हम, एनोक्सिया। इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं भाई, हम एनोक्सिया बोलते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो हायर एल्टीट्यूड पे, चाहे वो कोई क्लाइंबर जा रहा है या किसी पर्सन की बात करते हैं जो हायर एल्टीट्यूड पे रहता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर होता है किसका, ऑक्सीजन का, वो लेस होता है हायर एल्टीट्यूड के ऊपर। अगर वो प्रेशर आप कंपेयर कर रहे हो किसके साथ में, ग्राउंड लेवल के प्रेशर से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या है हमारी, बोलेंगे एट हायर एल्टीट्यूड क्या हमारी, लेस है। तो उस कंडीशन में कोई भी पर्सन है या कोई भी क्लाइंबर है जो हायर एल्टीट्यूड की बात करेंगे, तो वहाँ पर उसके ब्लड के अंदर, उसके टिश्यूज़ के अंदर जो ऑक्सीजन हमारी डिजोल्व होगी वो क्या होगी, लेस अमाउंट में होगी। ठीक है जी। अगर ऑक्सीजन हमारी लेस अमाउंट में डिजोल्व होती है तो उससे कैसा फील होता है, किसी क्लाइंबर को या किसी पर्सन को, वो अपने आप में वीकनेस फील करता है, और यहाँ तक कि वो प्रॉपरली वो थिंकिंग भी उसकी क्या होती है, उससे नहीं हो पाती है, प्रॉपरली वो थिंक नहीं कर पाता। और इसी डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, कम। तो ये हमारी हो गई सेकंड एप्लीकेशन हो गई। अब मैंने आपसे बात करनी है थर्ड एप्लीकेशन की। थर्ड एप्लीकेशन की बात करनी है। अब मैं आपसे थर्ड एप्लीकेशन की बात करने जा रहा हूं। इन सी डाइवर्स टू अवॉइड bends and toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood of sea divers cylinder carried by them, which contains compressed air is diluted with हीलियम। ठीक है जी। इसमें हीलियम कितना होता है, एक्चुअली में 11.7% होता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन N2 की बात करते हैं, तो वो होता है 56.2% करीब होता है यहाँ पे अमाउंट इसका। O2 की बात करते हैं तो 32.1% होता है। तो ये कंपोजिशन होती है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब सी डाइवर्स होते हैं अपने साथ में सिलेंडर कैरी करके लेके जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, कंप्रेस्ड फॉर्म में एयर होती है। एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होती है। तो ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिज्म में यूज़ कर ली जाती है, प्रॉब्लम आती है नाइट्रोजन की वजह से। नाइट्रोजन एक्चुअली में क्या होता है, हाई पार्शियल प्रेशर के ऊपर और अपनी हाई सोल्युबिलिटी की वजह से ब्लड के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में ही रहती है। तो डिजॉल्व फॉर्म में जब कोई सी डाइवर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब वापस आता है, तो उस कंडीशन में जो हमारी जो N2 होती है वो बबल्स प्रोड्यूस करती है। बबल्स प्रोड्यूस करने की वजह से आप कह सकते हो एक डिजीज़ हमारी वहाँ पे बनती है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, बोल रहे हैं इसको हम बोलते हैं बैंड्स। ये बैंड्स नाम एक्चुअली में जॉइंट पेन वगैरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसकी वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है। तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी जो बोन्स हो जाती है वो हमारी उसके साथ में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है ये सारे टॉक्सिक इफेक्ट को
मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका सिलेंडर जो लेके जा रहे हैं, जो जिसमें आप एयर ली गई है, उसको हम डाइल्यूट कर देते हैं हीलियम के को मिक्स करके। तो इस तरीके से ये सारे हमारे जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं नाइट्रोजन की वजह से, जो हमारी बॉडी के अंदर, यानी कह सकते हो आप सी डाइवर्स की बॉडी के अंदर जो बन रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, फिर मिनिमाइज हो जाती हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या थी भी, कुछ एप्लीकेशंस थी, किस केस में, आप बोल सकते हो हेनरी लॉ के केस में। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो लास्टली हम हेनरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, थोड़ा उन्हें भी देख लेते हैं हम। तो आप हेडिंग डाल लेंगे आप, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। फर्स्ट लिमिटेशन है हमारी, दिस लॉ इज एप्लीकेबल to those gases which behaves ideal at low pressure and high temperature। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट में, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू दोज गैसेज which do not undergo any dissociation or association and also do not form any compound। ठीक है जी। when dissolved in a given solvent। तो ये कुछ हमारी लिमिटेशंस थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि भी जो गैसेस हमारी आइडियल बिहेवियर रखती हैं लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, तो उन्हीं गैसेस पे अप्लाई करते हैं इस लॉ को। सेकंड, आपके पास में जो हमारी गैस है उसका कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का कोई केमिकल कंपाउंड बनना चाहिए जब उसे हम सॉल्वेंट में डिजोल्व करा रहे हैं। तो ये कंडीशंस जहाँ पे अप्लाई होती हैं तो वहाँ पर ये हेनरी लॉ आपका एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। ठीक है जी। तो आप नोट डाउन कर लीजिए।